नमस्कार। उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के ज्ञान ज्योति कार्यक्रम में आप लोगों का पुनः स्वागत है। लॉकडाउन के बाद अब लॉकडाउन जैसे देख रहे हैं हम लोग लगभग हटने लग गया है, ज्यादातर जगह से हट गया है, कुछ जगह से हटने की तैयारी में है। तो लेकिन ज्ञान ज्योति कार्यक्रम हमारा फिर भी चलता रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि उस स्पीड से नहीं चलेगा जैसे पहले चल रहा था हर दूसरे दिन। अब जैसे जैसे मौका मिलेगा हम आपके साथ जरूर जुड़ेंगे और ज्ञान ज्योति कार्यक्रम को इसी प्रकार से लगाए रखेंगे आपके साथ। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञान ज्योति कार्यक्रम का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट लॉकडाउन के अंदर चला था और ये दूसरा पार्ट है अब। और वैसे तो हमारा 26वां संस्करण है ये ज्ञान ज्योति कार्यक्रम का। और आज हम लोग आपके लिए एक विशेष अतिथि लाए हैं और एक विशेष टॉपिक लाए हैं। तो कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश टैक्स बार के अध्यक्ष अरविंद गुप्ता जी से कि वो आए और कार्यक्रम का की शुरुआत करने के लिए विधिवत घोषणा करें। अरविंद गुप्ता जी प्लीज। सभी लोगों को सादर प्रणाम। विशेष रूप से हम सभी के सम्मानित और वरिष्ठ आदरणीय श्री नरेंद्र शर्मा जी का सादर वंदन, उनका अभिनंदन है। हमारे पूर्व अध्यक्षगण हमारे अशोक भैया, आदरणीय श्री राय साहब, हमारे संस्थापक सदस्य श्री CM बंसल साहब, श्री शंभुनाथ खन्ना जी, आनंद सिंघल जी, मैं किन किन साथियों का नाम लूं, सभी लोगों को मेरा सादर वंदन है, अभिनंदन है। हमने लॉकडाउन की अवधि में एक प्रयोग किया था और हमारे साथी विक्रम चावला जी, आनंद सिंघल जी, DK गांधी जी, सौरभ जी के सौजन्य से और आप सभी लोगों के प्रयास से हमारा यह कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से सफल रहा। हमारे सारे साथियों ने इसका पूरा लाभ उठाया। हम एक नवीन कलेवर के साथ एक नए रूप में फिर आपके बीच आ रहे हैं। हम ये प्रयास करेंगे कि हम उसी प्रकार से फिर आप सभी लोगों को ज्ञान ज्योति से लाभान्वित कर सकें। आज हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री नरेंद्र शर्मा जी हम लोगों के मध्य उपस्थित हैं। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं, सादर नमन करते हैं और अपने विक्रम जी से अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम को अब आरंभ करें। विक्रम जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के लीगल सेल के चेयरमैन आनंद सिंघल जी से कि वो आए और आज के मुख्य वक्ता का एक परिचय अवश्य दें। आनंद सिंघल जी प्लीज। थैंक यू विक्रम भाई। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि नरेंद्र जी के परिचय का उत्तरदायित्व मुझे दिया गया है। नरेंद्र भाई साहब के लिए कुछ कहूं, शब्द कहूं तो वह मेरे व्यक्तिगत ज्यादा होंगे। निश्चित रूप से जितने वर्ष मैं यहाँ पर कार्यरत रहा हूँ उसमें नरेंद्र भाई साहब के विचारों से हमेशा मुझे लाभ मिला। मुझे ही क्यों, मैं समझता हूँ यूपी किसी भी क्षेत्र के अधिवक्ता ने अगर उनसे संपर्क किया है किसी भी समस्या के लिए तो अधिवक्तीय चिंतन को, अधिवक्तीय व्यवसाय को उन्होंने हमेशा इसको बड़ा प्रमोट किया है। द यूपी टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा ज्ञान ज्योति वर्चुअल सेमिनार में आप सभी पार्टिसिपेंट्स का मेरा सादर अभिवादन। आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रबुद्ध चिंतक, मनीषी, टैक्स लॉस के मनीषी कहूंगा मैं, श्रद्धेय श्री नरेंद्र शर्मा जी कानपुर आज उपस्थित हैं। मैं यूपी टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने पर हृदय से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जहां तक परिचय की बात है तो जो भी टैक्स प्रोफेशनल्स में यहाँ पर यूपी में है और आसपास के क्षेत्रों में कहीं पर भी है तो वो
नरेंद्र शर्मा जी के नाम ही काफी है, मेरे ख्याल से किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। हर आदमी स्वयं इतना परिचित है इनसे कि पूरा समय हो गया, मुझे तो पूरी एक उम्र गुजर गई जितना मैं समझता हूँ। शुरुआत से मैं इनको एक आइकॉन के रूप में देखता रहा, तो मुझे हमेशा ये बहुत भाए, समझ लीजिए किसी भी तरह से, चाहे विचारों से, मंथन से और सोच से, सभी तरह से। एज ए प्रोफेशनल जो है, आप देश के प्राय सभी प्रांतों में अपने विचारों से, जो सारगर्भित आपके विचार रहे हैं, ज्ञान रहा है, उनको के साथ वहां पर कोर्ट्स में अपीयर हो चुके हैं। एपेक्स कोर्ट, हाई कोर्ट में भी आपने विभिन्न वादों में अपना रखा है, विचारों को रखा है, मतों को रखा है। और हेलो, हाँ, इसी के साथ आप बांग्लादेश में भी अपनी ख्याति अर्जित कर चुके हैं। यह हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है। फोर्टनाइट जर्नल, एनटीएन, सभी परिचित हैं करीब करीब इससे। 2018 से वर्तमान तक, वर्तमान में आप ऑनरेडी एडिटर हैं। विभिन्न समयों पर एडवाइजरी बोर्ड के सहायक और तथा 1915 से 17 तक मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे हैं एनटीएन के अंदर। और जहां तक लेख की बात है, आर्टिकल्स की, तो मैं ये निश्चित मानता हूं कि जहां पर भी आपके आर्टिकल्स छपे हैं, चाहे वो कोई भी पत्रिका पर, वो पत्रिका सम्मानित हुई है उन आर्टिकल से। बहुत महत्व मिला है। कितने लोगों ने उन्हीं आर्टिकल्स के कारण उन मैगजीन्स को पढ़ा है। हमने खुद रेफर किया है कि देखिए उस पहला अंक में जो है वो शर्मा साहब का एक आर्टिकल निकला हुआ है, इसको आप जरूर पढ़िए, देखिए, यू विल बी बेनिफिटेड। और हम समझते हैं कि मोर देन 50-60 आर्टिकल्स तो मेरी जानकारी में है जो इनके विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, यूपीटीसी, एनटीएन, जीएसटी लॉ टाइम्स में जो है यहाँ पर छप चुके हैं। एक सबसे अलग इससे भी हट करके देखिए, कहाँ तो हम लॉ की, कानून की बात कर रहे हैं, टैक्स एडवोकेट्स की बात कर रहे हैं। आप क्रिकेट एसोसिएशन और कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन के आप डिस्ट्रिक्ट बॉडी के जो है चेयरमैन एवं 4 वर्ष तक प्रेसिडेंट रहे हैं। बड़ी विशिष्ट बात है, ये आपकी विभिन्नता, वैविध्य को स्थापित करता है। और उससे इतर एक और है कि यूपी टैक्स बार एसोसिएशन आज जो आपके सामने कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, इसने 2004 में आपको बेस्ट टैक्स एडवोकेट की एक ट्रॉफी प्रदान की। ये बहुत फख्र की विषय है हम सब के लिए। और व्यक्तिगत रूप से फैजाबाद के लिए मैं अपने 2 शब्द जरूर व्यक्तिगत रूप से इनके लिए कहना चाहूँगा कि 2007 में हमने जब यहाँ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, तो शर्मा जी से मैंने आर्टिकल्स के लिए कहा था। उस समय ये क्या नाम है, ईमेल और सब चीज़ें नहीं थी उपलब्ध। इन्होंने अपने व्यक्तिगत, मेरे सिर्फ कहने पर ही 2 चैप्टर्स पे अपने एक व्यक्ति को भेजा था रात में, और सुबह वो हमारे पास आ गया था। शायद 48 घंटे किताब को छपने में, स्मारिका को छपने बाकी थे। इन्होंने सुबह ही 6:30 बजे हमारे पास वहाँ से फ़ोन आ गया, भाई साहब मैं आ गया हूँ यहाँ पर। उनका कोई आदमी यहाँ पर आया लेकर, मैं नहीं भूल सकता इस योगदान को। यहाँ पर वक्ता के रूप में भी वो रहे हमारे साथ में, और हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि यहाँ पर कोई इतनी बड़ी शख्सियत यहाँ पर आज हमारे बीच है। हम उनके बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं, अगर विक्रम जी इजाजत दें तो थोड़ा सा आदेश है। आज का विषय है वाइकेरियस लायबिलिटी। बहुत ज्यादा बोलने के लिए इस चीज पर तो नहीं है, किंतु मेरे जहाँ तक प्रस्तावना की बात है, मैं कह सकता हूँ इंट्रोडक्शन की बात है, कि तब भी इतना जरूर कहना चाहूँगा। वाइकेरियस लायबिलिटी एक आम भाषा, आम व्यक्ति के लिए बात होती है। वाइकेरियस लायबिलिटी क्या है? ये जो वस्तुतः इनफैक्ट इट इज अ सेकंड हैंड लायबिलिटी। जो हमारी लायबिलिटी वस्तुतः नहीं है, कि बाय द एक्ट ऑफ द अदर्स, इन लीगल पैरेंट्स वो हमारी हो जाती है। बहुत से हैं इसके अंदर। और आज जो हमारे बीच विशेष रूप से रहेगा, मैं समझता हूँ कि नरेंद्र शर्मा साहब का वो 16(2) बड़ा महत्वपूर्ण ये है आईटीसी का, कि जिसमें सप्लायर और परचेजर, इन दोनों के बीच में जो प्रोविजंस हैं वो किस तरह से उसको डिफीट करते हैं, और वाइकेरियस लायबिलिटी का प्राविधान लागू होता है। इवन दो काफ़ी केसेस में वैट के रिजिम में तो बहुत ज़्यादा इसके इस तरह के आए, जो उन्होंने कोर्ट ने इसको जो है कहा वाइकेरियस लायबिलिटी टैक्स क्लॉज में एप्लीकेबल नहीं है। चाहे वो बेचूलाल का केस हो,
और फिर सबसे बड़ा जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था, मैं समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे आइए विस्तार से सुनते हैं हम नरेंद्र शर्मा साहब को। सर्वप्रथम मैं उनको अपना नमन, सादर नमन। शर्मा सर। धन्यवाद सिंघल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं माइक हैंड ओवर करूं शर्मा जी को, मैं निवेदन करना चाहूंगा डीके गांधी जी को कि थोड़ा सा परिचय शॉर्ट में देंगे कि हमने आज ये सब्जेक्ट वाइकेरियस लायबिलिटी चूज क्यों किया। डीके गांधी जी प्लीज। नमस्ते टू ऑल, ईच एंड एवरीवन रेस्पेक्टेड। दोस्तों, जो आज का सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट जीएसटी में किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, होना चाहिए। वाइकेरियस लायबिलिटी जो मैं समझता हूं कि हमको वहां ले जाता है जब हम कानून की जब पढ़ाई कर रहे थे, उसमें एक लॉ ऑफ टॉर्ट था, उसमें वाइकेरियस लायबिलिटी शब्द आता है। तो लॉ पास करने के बाद बहुत लोगों को बहुत साल हो गए, किसी को 40 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, तो वो वाइकेरियस लायबिलिटी जीएसटी में किस तरह से प्रासंगिक है, ये एक बड़े कौतूहल का विषय है। अब इसको सरल शब्दों में कहना, आनंद जी ने तो धारा भी बता दी, मुझे अभी तक नहीं पता कि वो कौन सी धारा में वाइकेरियस लायबिलिटी का इस्तेमाल होगा। इसी को जानने के लिए आज हमने जो निवेदन किया है आप परम आदरणीय नरेंद्र शर्मा जी को, वो हमारे शंकाओं का भी निवारण करेंगे और कैसे इस्तेमाल होगा। बस मुझे एक बात याद आती है कि जब मैं स्टूडेंट था लॉ का, तो वाइकेरियस लायबिलिटी केवल ये होती थी, मास्टर सर्वेंट की जो रिलेशनशिप है उससे ये समझ में आता था। सबसे सरल एग्जांपल ये था कि जो काम आपका नौकर कराया, तो जो कुछ करके आया वो आपके बिहाफ पे कराया, मेरा प्रश्न सीधा ये है कि जीएसटी में मास्टर कौन है, सर्वेंट कौन है, रिलेशनशिप क्या है? क्या गवर्नमेंट मास्टर है? क्या गवर्नमेंट ऑफिसर सर्वेंट है? क्या मैं रोड पे चलने वाला वो व्यापारी जो है वो एक्सीडेंट का पात्र है कि उस जो सर्वेंट गलती करता है उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है या नहीं है? या एक व्यापारी मास्टर है या एक व्यापारी सर्वेंट है? ये सारे प्रश्न मेरे हैं। मैं समझता हूं मैं इन्हीं प्रश्नों को जानने के लिए हमने ये विषय चुना और आज सब हम लोग इस विषय को इसी कौतूहल से सुनना चाहेंगे परम आदरणीय शर्मा जी से। थैंक यू सो मच, मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू सर। थैंक यू गांधी जी, थैंक यू सो मच। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय नरेंद्र शर्मा जी से कि वो आए। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम आपको सुनने के लिए बहुत आतुर हैं। प्लीज अपना वक्तव्य प्रारंभ कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो यूपी टेक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल गुप्ता जी को और उनके और जनरल सेक्रेटरी सौरभ जी को, जिनके सम्मिलित प्रयास से आज ये सब मुझे भी प्राप्त हुआ है। मैंने बहुत बोला, लेकिन ये मेरा पहला प्रयोग है। मैं दो व्यक्तियों को विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा, इन्होंने अपने प्रयास और आग्रह से मुझे विवश कर दिया। एक तो हमारे डीके गांधी जी और दूसरे कार्यक्रम के एडवाइजरी कमेटी के दूसरे विक्रम चावला जी, सेक्रेटरी साहब। अभी जो हमारे गांधी जी ने कहा, वास्तव में ये कुतूहल मुझे 3 वर्ष से है और मैं अपने कुतूहल को, ये जो कुछ मैंने खोज दिया है, आपके सामने रख रहा हूं। परीक्षण आप करेंगे। उपस्थित सभी व्यक्तियों को यथा योग्य अभिवादन के साथ मैं अपना कथन प्रारंभ कर रहा हूं। सामान्य रूप से हमारे व्यवसाय में कार्य अधिवक्ता को दूसरे विधाओं के अधिवक्ता कमतर मानते हैं। वास्तविकता यह नहीं है। कर विधि जो है वो सबसे डायनामिक विधि है, ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना। और जीएसटी तो उससे भी ज्यादा नूतन बदलने वाली है। तो कर अधिवक्ता का काम तो बहुत कठिन है कि सबको जाने, सबके साथ दौड़ लगाए और जानकारी रखे।
उसके साथ कर अधिवक्ता का कार्य इसलिए भी कठिन हो जाता है कि जो व्यापार कर रहा है वो तो लाभ कमाने के लिए कर रहा है, उससे संबंध बनाए रखना और उसे अपनी मेहनत से संतुष्ट करना, ये कर अधिवक्ता की अधिक जिम्मेदारी किसी भी दूसरे विधाओं में रत अधिवक्ताओं की अपेक्षा। एक दूसरा, जो कंपनी है उनके भी अधिकारी बड़े तीव्र कुशाग्र बुद्धिमान होते हैं, उनको भी समझना होता है। तो कर अधिवक्ता जो है वो बहुत कुछ वैविध्य लेके चलता है और समय से आगे दौड़ता है, तभी वो समय के साथ चल पाता है। वाइकेरियस लायबिलिटी क्या है? हमारे दो वक्ताओं ने विषय को स्पर्श किया और गांधी जी ने सही कहा कि जब एलएलबी कर रहे थे तब लॉ ऑफ टॉर्ट्स में इसका जिक्र आया था। नहीं मालूम था कि किसी दिन गांधी जी के आग्रह पर इस पर बोलना भी पड़ेगा। इसका हिंदी अर्थ है, जो भारत सरकार की शब्दावली में है, प्रतिनिधिक दायित्व। और अगर सरल करें तो उसको ये भी हम कह सकते हैं, करे कोई भरे कोई। इससे व्यापारी पीड़ित है और ये उस व्यापारी का कोई दोष न होते हुए भी वो पीड़ित है। तो उसकी जो पीड़ा है बिना उसके किसी अपराध के कारण, उसी लिए इस आज के विषय का विषय ये चुना गया। हम सब जानते हैं कि 101वां संशोधन आया, उसने जीएसटी का मार्ग प्रशस्त किया और राज्य सरकारों से सहमति प्राप्त की, क्योंकि संविधान में राज्य की सीमाओं में कर लगाने का अधिकार राज्य को है और अंतर्राज्यीय व्यापार में केंद्र सरकार को है। तो ये बड़ा जटिल प्रश्न था। इसको वर्तमान गवर्नमेंट या तत्कालीन गवर्नमेंट ने इसी तरह हल किया और ये एक्ट पास हो गया। अब पास होने के बाद जो समस्याएं उठ रही है, उससे कुछ पीछे जाए हम। गवर्नमेंट कैसे चलती है? लोन लेके, वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और जो साहूकार है उसको कर्जदाता मना नहीं कर सकता। साहस नहीं है, नहीं तो लोन नहीं मिलेगा, और लोन नहीं मिलेगा तो कोई गवर्नमेंट अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ा सकती। ये गवर्नमेंट की भी व्यवस्था है। अब इन दो जो वैश्विक संगठन है आर्थिक, इन पर किसका कब्जा है? इन पर मल्टीनेशनल कंपनियों का कब्जा है। ऐसी कंपनियां जिनके बजट 70 से अधिक देशों से अधिक है, 70 से अधिक देशों के जो बजट है, इन कंपनियों की प्राप्तियां उनसे अधिक है और यही इस आर्थिक चक्र को, वैश्विक आर्थिक चक्र को घुमाते। तो जब आप कर्ज लेने जाएंगे तो वो कहता है कि भाई आपको जीएसटी लागू करनी है या फलाना फलाना आपको कानून लागू करना होगा, तभी हम कर देंगे। आप मेरी बात पर थोड़ा सा आश्चर्य कर रहे होंगे कि बात मैं किस आधार पर कह रहा हूं, क्योंकि हम तो अर्थशास्त्री तो है नहीं। 2001 में जोसेफ स्टिग्लर नामक सज्जन थे, उनको अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार मिला। वो वर्ल्ड बैंक के डिप्टी डायरेक्टर भी रहे और क्लिंटन प्रशासन में भी उच्च पद पर रहे। उनका ही कथन था वैट को लेकर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और जीएसटी की आधारभूत वैट है। वैट से हम आगे बढ़े तो जीएसटी आए। तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है, ये उनकी कृपा है। नेचुरली उनको बिजनेस बढ़ाना है और बिजनेस तब बढ़ेगा जब छोटे व्यापारी बंद हो जाए।
और जो जिसको एमएसएमई सेक्टर कहते हैं, सर्विस सेक्टर कहते हैं, उसके छोटे व्यापारी मल्टीनेशनल कंपनियों के सप्लायर हो जाए, या उनके जॉब वर्कर हो जाए, या जॉब वर्कर हो जाए। ये मुझे इसके पीछे का कारण समझ में आया। इस दृष्टि से हम देखें, ऐसा नहीं है कि कोई ये बात जो हम उठा रहे हैं वो पहली बार उठ रही है, ये बात बराबर उठ रही है, और लेकिन उसको कोई तवज्जो जीएसटी काउंसिल ने अब तक नहीं दी, आगे भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि भारत बना हुआ है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की शर्तों से। ये नहीं कि हमारे विधायिका के लोग चतुर नहीं है, हमारी पीड़ा से अनजान है। ये भी नहीं कि जिन्होंने ये जीएसटी एक्ट बनाया उनको ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान है, उनकी व्यवस्था है। इसीलिए सरकार को जो भी प्रपोजल दिए जा रहे हैं उस पर सरकार गौर नहीं कर रही, जीएसटी काउंसिल गौर नहीं कर रहा। अब मेरा आज के विषय में इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर रहेगा, लेकिन सेक्शन 62 को मैं छूऊंगा, लेकिन इसके अंदर नहीं जाने का प्रयास करूंगा। अभी दिल्ली हाईकोर्ट का जो निर्णय आया, AR पाल इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 17/12/2019 और अन्य जजमेंट आए, उन सभी में उन्होंने ये कहा कि जो आईटीसी है वो आप संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी का अपहरण या प्रॉपर्टी को बिना विधि सम्मत तरीके से कानून बनाए लिया नहीं जा सकता। तो अब एक बात निकली कि आईटीसी प्रॉपर्टी है और सेक्शन 308 जैसा परिभाषित है वो प्रॉपर्टी है। हम ये नहीं, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो जो जमा कर रहा है उसकी इस प्रॉपर्टी का अपहरण आप कानून बना के भी नहीं कर सकते। यही मुख्य धारा मेरे आज के निवेदन की। अब आप देखिए, रजिस्ट्रेशन जब अधिकारी देता है तो धारा 22 में जो भी निर्देश है वो सब जांच के, परख के और अभिलेख लेके ही देता है। हमको माल खरीदना है, कानून ये अपेक्षा करता है कि हम पंजीकृत व्यापारी से खरीदें, हम उसको पैसा दे देते, जो भी उसका मूल्य है हम उसको टैक्स भी अदा कर देते जो दे है। अब वो उसको जमा नहीं करता, या उसको जमा करता है, कम जमा करता है, अब हम उसके अधीन हो गए और उसकी गलती की सजा हमें भोगनी है। यही करे कोई भरे कोई। तो क्या ऐसा कानून अभी तो चैलेंज हुआ नहीं इस पॉइंट पर कहीं, और कोई लॉ लेट डाउन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हमको इसको चैलेंज करना पड़ेगा। हमारे अधिवक्ताओं को, व्यापारी संगठनों को समझा के बुझा के आप चैलेंज करिए। अब अगर जो लेटेस्ट स्थिति है वो कह रहे हैं कि जो आपका जमा है और जो इलेक्ट्रॉनिक लेजर में दिख रहा है उसके बीच के अंतर को हम का 10% कम देंगे। इसका प्रभाव क्या है कि व्यापारी ने तो दे दिया दर, लेकिन उसको उसका क्रेडिट नहीं मिला, यानी उसकी कार्यशील पूंजी घटती जाएगी, फिर वो कर्जा लेगा, अब उसका व्यापार और महंगा हो गया। करे कोई भरे व्यापारी। तो इस स्थिति से कैसे हमको छुटकारा मिलेगा बिना हमारे वकील श्रोतागणों द्वारा आगे बढ़कर इस दिशा में या उनके संगठनों को प्रेरित किए, इससे छुटकारा नहीं मिला। अभी देखिए नियम 86A आ गया, दिल्ली हाईकोर्ट ने जो होल्ड किया कि आप किसी, अब वो कह रहे हैं कि
हम अभी आपको नोटिस दिया उन्होंने, 1 साल का उनको समय मिल गया कि आपकी आईटीसी रोक ले। क्यों भाई, हमारा पैसा आप 1 साल रोके नहीं तो नोटिस देंगे, बाद में उसमें कह समझा के हमने ठीक पाया। उस 1 साल का ब्याज कौन देगा? उस 1 साल के रकम के पूर्ति कहां से होगी? बैंक के लोन से। तो ये सारे का सारा कानून ऐसा बनवाया गया है, मैं दोहरा रहा हूं, ये सारे का सारा कानून ऐसा बनवाया गया है कि छोटे व्यापारी और मध्यम श्रेणी के व्यापारी को विवश हो जाए कि वो मल्टीनेशनल के अधीन हो जिस तरीके से। ज्यादा नहीं कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया युक्ति एक दूसरे तरह से वापसी हो रही है। इसमें हो सकता है 10 साल लगे, ऐसे काम तो तुरंत नहीं होते, लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी के दूसरे रूप में वापसी हो रही है और हमें इसका डटकर विरोध करना चाहिए। अब आईटी के संबंध में वैट में भी ये प्रावधान थे और सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुरेश ट्रेडिंग कंपनी 109 FTC 430 में कहा that the purchasing dealer was entitled by law to rely upon the certificate of registration of the selling dealer and to act upon it. Whatever might be the effect of a retrospective cancellation upon the selling dealer, it could have no effect upon any person who had acted upon the strength of a registration certificate when the registration was valid. It was not the duty of the person dealing with the registered dealer to find out whether a state of facts existed which would justify the cancellation of their registration. अभी रूल्स 86 में आया कि यदि ये जिस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन दिया उसने उस स्थान पर कोई व्यापारी नहीं किया या उसका व्यापार वहां नहीं पाया गया जब जांच की, रजिस्ट्रेशन अधिकारियों ने दिया, वो नहीं मिलता, उसको ढूंढ के हमला है। ये भाई ये कैसा कानून है जो अधिकारियों को के दायित्व को हमारे ऊपर थोप रहा है? वो गायब हो गया, हम उसको ढूंढ के लाए। पहले तो आपने कहा कि भाई आप 3 महीने में आपका दे दीजिए रिटर्न, आप 6 महीने में दे दीजिए, 12 महीने में दे दीजिए। अब वो दे रहा है। नेचुरली उनको मालूम था कि इसमें बाद में मिसमैचिंग होगी, उनका मिसमैचिंग है, आपको नहीं अलाउ करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कहीं कोई सुनवाई की व्यवस्था नहीं है, ऐसा बर्बर कानून है। जो मैंने अभी आपके सम्मुख माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय रखा, उसी अनुक्रम में गुजरात हाईकोर्ट का, इलाहाबाद हाईकोर्ट के भी अनेक निर्णय हैं। तो जो हमने पैसा दिया वो पूरा का पूरा हमें वापस होना चाहिए। हाँ, ये अधिकारी को अधिकार होना चाहिए कि वो जांच कर ले, वो जांच करने की वास्तव में माल आया कि नहीं। 2 वो पैसा अगर बैंक से गया तो ठीक है, वो वास्तव में गया, इतनी तो ड्यूटी है होती थी। उन्होंने नहीं, तुम उसको ढूंढ के लाओ। यही वाइस लाइबिलिटी, करे कोई भरे कोई। अब आप देखिए, तो फिर हमारा अधिकार क्या है? आप लोगों ने सुना होगा माननीय डॉक्टर गांधी जी का नाम। 1978 में 9 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट पीठ में उनका पासपोर्ट जब्त किए जाने के मामले में निर्णय आया, जो मानेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 AIR में उपलब्ध है। 9 पीठ की गठन बड़ी बात है।
अतः उनकी दी गई व्यवस्था भी हम संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत भारत की विधि है और उस विधि का के परिप्रेक्ष्य में हमें जीएसटी का विश्लेषण करना है। पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10 में ये व्यवस्था थी, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक बिना नोटिस दिए पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है और सूचना देने और सुनवाई का अवसर देने का उसमें कहीं उल्लेख नहीं था। तो 9 सदस्यीय पीठ ने कहा, although there are no positive words in the statute requiring that party shall be heard, बहुत जगह जीएसटी में पार्टी को सुना जाए ऐसा उल्लेख नहीं है, लेकिन ये वकील का काम है कि वो उल्लेख है, इस बात उल्लेख के बिना भी सुनवाई की बात करे, निश्चित रूप से करे, मौखिक रूप से नहीं। Yet the justice of the common law will supply the omission of the legislature. The principle of alterum partem, which mandates that no one shall be condemned unheard, part of the rule of natural justice. हम लोग सुनते ही नेचुरल जस्टिस माने जो नैसर्गिक न्याय है। नेचुरल जस्टिस इज ए ग्रेट ह्यूमनाइजिंग प्रिंसिपल intended to invest law with fairness and to secure justice. Over the years, it has grown into a widely pervasive rule affecting large areas of administrative action. The inquiry must therefore always be done in fairness, and fairness in action demands when an opportunity to learn should be given to the person affected. अब हम जितने आईटीसी के प्रावधान की कटौती को देखें, उन्हें कहा हमें अवसर दिया गया, हमने पैसा दे दिया, हमारे ऊपर ये चार्ज नहीं कि भुगतान नहीं किया, माल का वास्तविक आना भी हो गया, ये भी आरोप नहीं है। बिना किसी आरोप के बिना सुनवाई का अवसर दिए आप हमारे इस जीएसटी को, जो हमारी प्रॉपर्टी है, उसका आप अपहरण कर रहे हैं। ये कौन सा लॉ? भारत में तो ऐसा कानून कभी बना नहीं, और ऐसे कानून किसी अगर चैलेंज किया जाएगा तो कभी टिकेगा भी नहीं, क्योंकि उसमें नेचुरल जस्टिस नहीं है, उसमें फेयरनेस नहीं है, उसमें आर्बिट्रेरीनेस है, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उसको समर्थन नहीं करती। अब लेकिन ये काम कोई अच्छा नहीं करता। ये काम कौन करता है? इसका नाम है कॉमन पोर्टर। कॉमन पोर्टर को कहीं डिफाइन नहीं किया उन्होंने कह दिया जैसा रूल्स में वर्णित है। अब कॉमन पोर्टर का भी सुन लीजिए, अगर हम लेट देते हैं तो पेनाल्टी, कनेक्शन गड़बड़ हो गया शायद। नरेंद्र जी, आपका माइक म्यूट हो गया है गलती से। शर्मा जी, आपका माइक म्यूट हो गया, उसे अनम्यूट कीजिए प्लीज। शर्मा जी, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो आपका माइक म्यूट हो गया है, उसको अपनी साइड से अनम्यूट कीजिए। इधर से अनम्यूट है, आपकी अपनी साइड से अनम्यूट करना है आपने। हाँ, हो गया, आइए। अब ठीक है? हाँ, आ गया। अच्छा, तो इसीलिए मैंने वो टर्म यूज किया कि करे कोई भरे कोई, और व्यापारी की कोई दोष नहीं है। जब आप कहेंगे क्वार्टरली दो, ईयरली दो, आप कंपोजिशन में मत दो, तो मैचिंग कैसे होगी? लेकिन उसका भुगतना
उसको है जिसे वास्तव में पेमेंट की गया, यानी ऑनेस्ट आदमी को सफर करना है। क्यों? उसकी पूंजी घटती जाए और धीरे से खुद ही व्यापार बंद कर। ये बहुत दूरगामी नीति है। में मेरे सुझाव हैं, अच्छा, कि नंबर 1, संविहार यदि संदिग्ध स्थापित नहीं होता, माल के आने का प्रमाण और भुगतान के साक्ष्य विश्वसनीय है, संविहार की कुछ को विक्रेता सेवा प्रदाता यदि पंजीकृत था, तो उसे आईटीसी का लाभ हर हाल में मिलना चाहिए। ये जो कटौती के प्रावधान है ये उचित नहीं है, विधिसम्मत नहीं है, और उसी को यथावश्यक संशोधन के साथ लागू किया जाए। एक, अब कुछ प्रश्न मैं अपनी तरफ से उठा रहा हूं जो इस विषय को स्पष्ट नहीं कर पाए, तो एक और प्रयास। वर्चुअल वाइकेरियस लायबिलिटी क्या है, स्पष्ट करें। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित विधि शब्दावली में इसका अर्थ है प्रतिनिधिक दायित्व। इस नाम से ही स्पष्ट है कि प्रतिनिधि के कृत्य या कृत्य के लिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रतिनिधि के कृत्य या कृत्य के लिए निर्धारित होने वाला दायित्व। हम जिसे मान ले रहे हैं वो सेलर या सर्विस प्रोवाइडर है, वो हमारा प्रतिनिधि नहीं है जब तक कि स्टैब्लिश न कर दिया जाए। तो आप प्रिज्यूम कैसे कर सकते हैं? तो यही बुनियादी खोट है इस पूरे प्रावधान में। अच्छा, आपने कोई जांच नहीं की, इससे हमारी कोई संबंध नहीं, आप जांच कह रहे हैं, लेकिन मशीन पोर्टल तय करेगा कि आपको मिले कि न मिले, दिखा देगा इतना आ रहा है, आप उसी में ले लीजिए जो मिल रहा है 10% या जितना भी आ रहा है। तो ये क्या है? आईटीसी संपत्ति जो है दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ के निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 300A में यथावर्णित संपत्ति है आईटीसी। ये दिल्ली उच्च न्यायालय के कम से कम 8-10 दर्जन से अधिक फैसलों में आया है। कहेंगे मल्टीनेशनल को समझ कहां से थ्योरी निकाल रहा है, क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? हम सब ने एलएलबी किया है और उस समय आईपीसी भी पढ़ा था। जब मर्डर होता है तो उसमें सबसे पहले पूछा जाता है इसके पीछे कॉज ऑफ मर्डर क्या है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो कॉज ऑफ एक्शन में ये दिखता है कि मल्टीनेशनल को फायदा होगा, हमारे अधिकारियों को नहीं होगा, हमारे विधायकों को नहीं होगा, मल्टीनेशनल को होगा। इसलिए मैंने मल्टीनेशनल का नाम लिया। अब कॉमन पोर्टल एक अंग्रेजी वर्ड है, इसका हिंदी नाम क्या होगा? मेरे विचार से महाभारत का जो पात्र शिखंडी है, इस कॉमन पोर्टल का नाम शिखंडी होना चाहिए। शिखंडी जो ये आप पर वार करता है, आप इस पर वार नहीं कर सकते, आप इसमें कंप्लेंट भी नहीं दर्ज करा सकते। तो हमारा पूर्व इतिहास गवाह की शिखंडी ऐसा ही था, वो तो वार करता था। अच्छा, अब इसी में एक बात और उठ रही है कि जो लेट फी लगती है या जो रिटर्न न लेने का निर्णय है, क्या ये एजुकेशन नहीं है? इन्होंने एजुकेटिंग अथॉरिटी की जो परिभाषा दी उसमें कॉमन पोर्टल को एक्सक्लूड नहीं किया, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और कॉमन पोर्टल एजुकेशन कर रहा है, पहले के भी याद कीजिए 70 साल 50 साल चला, रिटर्न न लेने का अधिकार तो अधिकारी को है, वो उन्होंने शिखंडी को दे दिया। तो इस व्यवस्था पर भी आपत्ति होनी चाहिए और सुझाव होना चाहिए। मेरे एक बात आपको प्रासंगिक लगे, लेकिन ये जो पेनाल्टी पोर्टल लगाता है
ये इसको मैं जजिया कर कहूंगा। औरंगजेब ने लगाया था एक वर्ग विशेष पर अब पोर्टल भेद नहीं करता वर्ग का। जो भी एसोसिएट लेट आएगा उसको जजिया कर देना है। उसका नाम लेट भी रख सकते हैं आप, जो उन्होंने रखा हुआ है। तो कुल मिला के प्रावधान व्यापारी, छोटे व्यापारी और छोटे एमएसएमई सेक्टर के लिए अत्यंत घातक है। हम वकीलों का ये अपना दायित्व भी है, और एक अधिवक्ता के नाते, अनुच्छेद 51 मन में नागरिक होने के नाते ये दायित्व है कि हम उनकी रक्षा करें और उनको समझाएं। अभी तो समझते कि चैलेंज हो ही नहीं सकता, एक कानून है तो हम बताए नहीं इसमें छेद है। यही वकील का काम है कि हम धीरे धीरे ये जनमानस में ये बात को पुष्टि करें, एसोसिएशन की मीटिंगों में जाके, या जैसे बने कि नहीं भाई ये प्रावधान जो आपके कटौती के हैं, या पोर्टल जो है ये, या पोर्टल को सेमी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी डिक्लेयर कर दे डिपार्टमेंट, जो भी कानून बनाने वाले। ऐसे कैसे आप एग्जीक्यूशन करा रहे हैं और उसको एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं? ये तो एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूड कर दीजिए, वो आपने किया नहीं, एग्जीक्यूशन करा रहे हैं, तो ये तो गलत काम हो रहा है। लेकिन फिर वही बात, करे कोई भरे कोई। आपके मुस्कुराहट को देखते मुझे आनंद आया कि शायद मैं विषय में ठीक से चला। कैसा चला ये तो क्या करेंगे। अब अगर कोई प्रश्न हो तो मैं हाजिर हूँ। धन्यवाद। आपने तो बड़े सिंपल शब्द में करे भाई भरे, करे कोई भरे कोई में इसको समेट दिया है। तो मैं अब आपके प्रश्नों का, जिन लोगों ने प्रश्न पूछने हैं वो इसमें हैंड रेज कर सकते हैं या नीचे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने प्रश्न, ताकि हम आगे चले। हाँ, और इसके अलावा मैं अब अपने साथ अनम्यूट कर रहा हूँ आनंद सिंघल जी को। इन द मीन टाइम डीके गांधी जी हमें ज्वाइन करेंगे। अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है? हाँ, अभी मेरे ख्याल से सब लोग उसी को करे कोई भरे कोई को समझ रहे हैं। क्वेश्चन सारा कुछ समझ गए उसी वर्ड में। मैं आनंद जी से विशेष आग्रह करूंगा कि कोई उन पर तो राम की कृपा है, जी पर कृपा राम की, ऊपर कृपा करें सब कोई, तो वो भी कुछ तो पूछ लें ताकि मेरी भी परीक्षा हो जाए। मेरा सर एक प्रश्न था। हाँ, बात हुई थी वाइकेरियस लायबिलिटी से, जब हमने शुरू करी थी तो ओरिजिनल टॉट की हम बात कर रहे थे, मास्टर सर्वेंट की हम बात कर रहे थे, रिलेशनशिप की। मेरा एक मूल प्रश्न था कि क्या इसमें मास्टर और सर्वेंट जो है की परिभाषा में जो एक डीलर जब दूसरे से खरीद करता है वो आता है कि नहीं आता? पहला प्रश्न तो ये, वो इसकी परिभाषा में दायरे में आएगा या नहीं आएगा? आपने बहुत सही सवाल किया और इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं। जो वाइकेरियस लायबिलिटी में 3 उदाहरण है, मास्टर एंड सर्वेंट, यस, एन एजेंट या वाइस वर्सा, और थर्ड वन ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर अदर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म। केवल 3 ही इंग्लिश लॉ में डिफाइंड है। हमारे भारत के इतिहास में भी ये 3 ही तरह के केस गए, तो ऐसा कोई आज तक मैंने केस देखा नहीं और मुझे नहीं देखा। तो वेदर दिस वाइकेरियस लायबिलिटी, हाँ, या तो डिपार्टमेंट ही इज माय एजेंट, जैसा ही इज माय एजेंट और आई नहीं देते, तब आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन साबित आपको करना है और वो शिकंडी को आप पावर नहीं दे सकते। तो ये वाला जो प्रश्न है ये कॉमन पोर्टल से हट करके है कि जब आप मेरे से ये कहते हैं कि ये मैंने एक ए ने बी से खरीदा, तो दोनों के अंदर जो है एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप है, तो ये तीनों चीजें उसमें में फॉल नहीं करती। मेरा ये सबमिशन है। एम आई करेक्ट? वही उत्तर लेने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो वाइकेरियस लायबिलिटी मेरे पे, आप छात्र जीवन में बुद्धिमान और कुशाग्र रहे हैं, इतनी पुरानी चीज पूछ रहे हैं। आप रिपीट कर दीजिए एक बार। शुरुआत हर एक वहीं से होती है सर, एक शुरुआत वहीं से होती है, अगर हम उसको ध्यान रखेंगे तो, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा सर दूसरा एक और मेरा मूल प्रश्न था, बोलिए, कि अभी तक ये हम लोगों ने इसका
प्रयोग नहीं करा है, ठीक है। जो विभागीय अधिकारी हैं वो इम्यून है, कोई भी वो कार्य करते हैं उसके लिए गवर्नमेंट से उनको छूट प्राप्त है। हाँ जी, अगर वो मुझे जो चाहिए कुछ भी आगे करेंगे वो इम्यून होंगे। तो वैसे ही जैसे पीपी किट वाले इशू हैं, ये, हाँ जी, वो सब तरह से इम्यून है। तो उनकी इम्यूनिटी को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं उस पर वो प्रकाश नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। जितने थे आप कोई जी। निकाल लीजिए, अंग्रेजों के जमाने का आईपीसी एविडेंस मैंने परसों सब निकाल के देखे, इनकम टैक्स एक्ट भी निकाल के देखा 21 का। अधिकारियों को पहले इम्यून करता है, तभी वो अत्याचार कर पाते हैं या अपने तरह से शोषण कर पाते हैं। अगर इम्यून ना हो, उनसे ज्यादा मेरा व्यक्तिगत अंदर डरपोक दूसरी कौम नहीं है। आबिद गांधी जी एक दो केसों में अलग किया कि जहां उनकी गलती उनको दिख जाए तो उनसे डरपोक कोई नहीं है, शाम को चले आएंगे। मैं इधर ही से जा रहा था तो क्या आपसे भी गांधी जी मिलता चलो, और फिर बाल बच्चों की दुआई देंगे। अधिकारियों अगर ये इम्यूनिटी हट जाए तो उनसे ज्यादा डरपोक दूसरी कौन नहीं है। ठीक है सर। और विक्रम जी अब प्रश्न आ गए चैट बॉक्स में, वहां से ले लीजिए अब आप, फिर मैं बाद में पूछूंगा। हाँ, वो चैट बॉक्स में भी आ रहे हैं, हैंड रेज भी हो रहे हैं, हाँ, तो लेट अस तो टेक आप इट वो ले डाउन। लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। आनंद सिंह जी, आपका ये माइक अनम्यूट किया गया है, आप बीच में शायद आपका कनेक्शन कुछ गड़बड़ कर रहा था। हाँ, अब डीपी गुप्ता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हेलो, जी हाँ भाई साहब प्रणाम। ये अंग्रेजी में नहीं समझ पाए थे हम, अब फोटो देखी तो समझ में आया। हाँ तो प्रणाम भाई साहब, मैं ये कहना चाहता था केवल छोटी सी बात कि वाइकेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल केवल उसी जगह लागू होगा जहां पर प्रतिनिधित्व का मामला हो। यदि कहीं पर कोई किसी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है तो वाइकेरियस लायबिलिटी लागू नहीं होगी। वाइकेरियस लायबिलिटी प्रतिनिधित्व पर आश्रित है, उसके बिना नहीं हो सकती। और जीएसटी में अगर वाइकेरियस लायबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट है तो वो कॉन्सेप्ट केवल एक सेक्शन में है, और वो सेक्शन है 129 और 130। गाड़ी हमारी है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर ने गलत माल लोड कर लिया, गाड़ी पकड़ ली गई, गाड़ी हमारी सीज हो जाएगी, गाड़ी ड्राइवर की नहीं है। अब यहां पर वाइकेरियस लायबिलिटी है हमारी कि वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसने कॉन्ट्रावेंशन किया है, कॉन्ट्राविंड माल लोड किया है, कॉन्ट्राविंड तरीके से गाड़ी चलाई है, तो मेरी गाड़ी सीज भी होगी और मेरी गाड़ी कॉन्फिस्केट भी होगी। तो वाइकेरियस लायबिलिटी का अगर कोई प्रिंसिपल है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत तो वो केवल 129 और 130 में है। जहां तक खरीद और बिक्री की बात है और जहां तक आईटीसी के लेन देन की बात है, इसमें कहीं कोई किसी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। एक आदमी माल खरीद रहा है, एक आदमी माल बेच रहा है। बेचने वाले को अगर खरीदने वाले ने रुपया दिया है तो उसकी ड्यूटी है कि वो रुपया जमा करे या वो अपना ठीक से डिस्क्लोजर करे। ये जो बातचीत है वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है, इसमें प्रिंसिपल एजेंट का कोई संबंध नहीं है, इसमें मास्टर सर्वेंट का कोई संबंध नहीं है, इसमें पार्टनरशिप और पार्टनर का कहीं कोई संबंध नहीं है। इसलिए टेक्निकली जो शब्द है यहाँ पर वाइकेरियस लायबिलिटी, वो हैप्पी नहीं है, इट इज नॉट हैप्पीली यूज्ड। बाकी आपका लेक्चर जितना भी है वो बहुत सुंदर है, अनुकरणीय है, समझने वाला है, विद्वता से परिपूर्ण है और सबको आत्मसात करना चाहिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ।
मैं आभारी हूँ कि विषय का जो कोना छूट गया था इसको आपके विद्वत्तापूर्ण उल्लेख में पूरा कर दिया। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। सिंगर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे यहाँ पे? हाँ सर, इसी बात को थोड़ा सा मैं, शर्मा साहब, हाँ जी, नमन पहले तो आपको बहुत श्रद्धा से, बहुत दिनों के बाद आज आपको देखना हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। किंतु यह है कि मेरा जो आपने बात उसमें आ रही थी, आईटीसी वाली जो आ रही थी 62 के, इसको आपने शुरू से कहा कि मैं इस चीज को बहुत इलाज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एवरीबडी समझ रहा है उसको, हर आदमी, हर व्यक्ति के सामने समस्या आ रही है और आनी है। तो इस संदर्भ में मेरा जो बैठ के जो अनुभव है आपके सामने बहुत ज्यादा है, तो उसमें जो रिपोर्टेड केसेस रहे हैं, जैसे पर्टिकुलरली जो अनरिपोर्टेड है वो अराइज इंडिया लिमिटेड वाला है, आपको संज्ञान में होगा ये जजमेंट, जिसमें हाईकोर्ट दिल्ली ने इसको जो है वो किया था कि भाई ये जो है संभव नहीं है और वाइकेरियस लायबिलिटी इनफैक्ट यहाँ पर जो है नहीं एग्जिस्ट कर रही है। और उसी के साथ जब सुप्रीम कोर्ट ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट में भी कैश हो गया, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का ही वायलेशन था। तो किसी भी तरह से हमने जो आपने कहा इसको हम आगे जब ले जाते हैं जीएसटी के अंतर्गत, तो जीएसटी में है इससे लाभ सुनिश्चित है, ये आपका क्या मत है इस विषय में? 100% सुनिश्चित है, लेकिन हम अपने वकीलों के साहस बढ़ाएं और उनको ले जाएं, क्योंकि उच्च न्यायालय के नीचे इसमें कुछ भी संभव नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। तो आपका खुद का भी एक था, एक स्वादिष्ट ऑयल का केस मुझे याद है, हाँ बड़ा अच्छा आर्गूमेंट था और वो आगे भी गया तो वर्ष हो गया। क्या इशू था वो जान सकते हैं? ये कह रहे थे ये जो जिनसे आपने खरीदा ये गायब हो गए, ये पॉसिबल नहीं। तो हमने कहा जब जिस दिन खरीदा उस दिन वो पंजीकृत थे, हमने चेक के माध्यम से ये भुगतान किया था और ये मान के जाने का प्रूफ है। हमारी इतनी हमारे वश में यही है। देखिए एक और सिद्धांत है कि किसी से असंभव कार्य की कल्पना नहीं करनी चाहिए। तो जब आप करे तुम उसको ढूंढ जाओ, पंजीयन आपने दिया, ढूंढ के हम लाए, हम ढूंढ भी लाए तो हमारे पास कौन सा बलम कि उससे पैसा जमा करा ले, वो करा भैया भूकंप आ गया, मेरा तो सम्मान नष्ट हो गया, कुछ आपके पास हो तो और उधार दे दिए, कैसे करेंगे? या मान लीजिए वो रैकेट है गायब हो गया लेके, तो हमारी क्या जिम्मेदारी? इसीलिए मैं इस वाइकेरियस लायबिलिटी से केवल उस दीप का प्रज्वलन करना चाहता हूं अपने अधिवक्ताओं में कि वो विचारें इसमें और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करें, तो आगे कहीं न कहीं शीघ्र रिजल्ट मिलेगा। वन थिंग सर, हेलो, धन्यवाद। जी हाँ जी, हाँ जी विक्रम भाई, हाँ जी, हाँ जी, दिनेश जी ने अभी कहा बिल्कुल सही है, वाजिब है। इसी के साथ थोड़ा सा मैं इसको इलाज कर रहा हूँ, जरा सा आपकी मैं सहमति जानना चाहूंगा और एक्वेंटेड होना चाहूंगा। उसमें यह था कि ये डायरेक्टर्स पर भी जो रियलाइजेशन का भार डाला गया है जीएसटी के अंदर सर, कंपनीज के केसेस में, तो वो भी एक तरीके से वाइकेरियस लायबिलिटी के 129, 130 तो है ही एग्रीड, किंतु इस तरह से ये भी प्रोविजन जो है, जो कंपनी के डायरेक्टर से रियलाइजेशन का प्रोविजन डाला गया, इट आल्सो कवर्स अंडर वाइकेरियस लायबिलिटी एज वेल। आप एग्जैक्टली वाइकेरियस लायबिलिटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन कंपनी एक्ट में जो रिसेंटली परिवर्तन हुए उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में डाला गया, ये डाला गया और वहां ये साबित करना है कि आप इससे बेनिफिटेड हुए। अगर हम बेनिफिटेड नहीं हुए तो हम डायरेक्टर, हाँ उन्होंने डिफाइन कर दिया कि फलाने डायरेक्टर लोगों पर चला सकते हैं, लेकिन अगर आप फाइनली होल्ड नहीं कर पाएंगे कि ये व्यक्ति इसका दोषी है या इसका लाभार्थी है, तो दंडित नहीं हो सकता, एक जो जनरल कानून में समझता हूं। तो विभाग हमको नोटिस भी नहीं दे रहा है, आपने छितरा दिया, रिटर्न दाखिल करने की सब अवधियां, अब वो रिटर्न दाखिल कर रहा है 3 माह में, 6 माह में, कंपोजिशन वाला नहीं दाखिल कर रहा, तो मैचिंग कैसे होगी? तो ये विधि के आवरण में ये धन का अपहरण का प्रकरण है सत्य सम। विधि के आवरण में
व्यापारी के धन के अपहरण के प्रकरण है। दिनेश जी विद्वान है, उन्होंने इस बात को और क्लियर कर दिया कि जहां ट्रक ड्राइवर है और ट्रक है, वहां मालिक और नौकर के संबंध है। तो तभी उन्होंने वो कानून में लिखा, यहाँ क्यों नहीं लिख पाए वो? ये हमारे भी दिनेश जी ने सोचने की दिशा दी है। हम कह सकते हैं कि जब आप धारा 129 में लिख रहे हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन देते समय लिख दीजिए कि आपकी जिम्मेदारी है, विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं उसको भूलने की। हम तो पंजीयन ले आते हैं, आपके कानून का पालन करते हैं, और जो नहीं करते उनका दंड हम भरे। तो ये लेकिन हम नहीं जाएंगे तो आगे भी कुछ होना नहीं है। बड़ी कंपनियों में तो है ही नहीं संभावना, भी करते हैं वो बड़ी कंपनियों में नहीं है, और वो होते तो अब तक चले गए होते। जैसे दिल्ली हाईकोर्ट में गए वो, उन्होंने अपने ऑर्डर भी अपने मन उनको प्राप्त किए। तो ये छोटे लोगों को उत्साहित करना है, और हमारा आज का उद्देश्य केवल ये कि हमारे वकीलों का चिंतन इस दिशा में जाए। हम ये मान के न चले कि आईटीसी में कटौती का सर्कुलर आ गया सही है, और यही वकील का लक्ष्य है। जब वो ये मानने लगेगा कि जो आया है वो सही है, तो फिर उसका विश्लेषण करने का और लक्ष्य अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने संभव नहीं होगा। धन्यवाद। अब आपसे कुछ चर्चा करना चाहे थे वीएन राय साहब। मेरा अहोभाग्य उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। अरे सर दर्शन और आशीर्वाद दोनों। राय साहब, मैंने आपको इधर से अनम्यूट कर दिया है, आप उधर से अपने को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। नरेंद्र भाई को बहुत बहुत नमस्कार। मैं बहुत दिनों के बाद उनकी वाणी मुझको सुनने को मिली। नरेंद्र भाई, मेरा एक सीधा सा सवाल है। मेरा सेलर जो है वो गायब हो गया और लाइबिलिटी मेरे ऊपर क्रिएट हो जा रही है। अब आप ये बताइए कि मैं जीएसटी अधिकारी पर मुकदमा दायर कर सकता हूं कि नहीं, कि उसने पंजीयन दे करके हमें गुमराह किया, एक व्यापारी, ऐसे व्यापारी से माल खरीदने के लिए जो कि गायब हो जाए। ये दुर्संधि थी अधिकारी की उससे। मेरे विचार में हमें उच्च न्यायालय में इसको चैलेंज करना चाहिए प्रावधान को, और उसमें एक पार्टी कमीशन के रजिस्ट्रेशन देने वाले अधिकारी को भी बनाए, और आरटीआई में उस जो गायब हो गया उसके कागज पहले प्राप्त कर ले, ताकि बाद में हेरा फेरी ना हो सके। क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा, हमने ये जांच के दिया तो आपने क्या जांचा। सही बात। लेकिन आरटीआई में जैसे ही दो आप निकलवा लीजिए उसके पंजीयन के कागज, क्योंकि विभाग का अधिकारी फंसेगा तो कागज गायब हो जाएंगे। बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है। नहीं, तब भी तो लाइबिलिटी है, कागज गायब होने पर भी तो लाइबिलिटी है। नहीं अभिलेख कागज गए कहाँ? हम वो एक अलग मुकदमा हो गया। लेकिन हम सब कहेंगे भाई तुमने ये दिया, ये जांच की, अब तुम बताओ कि उन पर तुम्हारे हस्ताक्षर है कि नहीं, ये भी जाली बनाए गए। तो वो शपथ पत्र उच्च न्यायालय में कहेगा। यहाँ तो लोकल कोर्ट में दायर करेंगे तो मुकदमे की सुनवाई नहीं आएगी, क्या कोरोना की वजह से, क्या पेशाब को एडजस्ट करने से। आप उच्च न्यायालय उसकी ओर जाए, मेरा ये निवेदन है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आशीर्वाद दीजिए, धन्यवाद नहीं, आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, भगवान शंकर की कृपा पर बनी रहे। मुझे वो दिन ध्यान है जब बनारस में मैं उसमें शामिल हुआ था, बार के उसमें, और आपके साथ ही बैठा था सीट पर, और फिर मेरे बुलाने पर आप, जब मैंने पिताजी के स्तर पर सम्मान समारोह किया
तो आप पधारे थे, मुझे याद है। आपकी कृपा रही है मुझ पर निरंतर। और ये शुरू हुई धन्यवाद, मेरा भी धन्यवाद। नहीं, मैं आप कंटिन्यू कर, राय साहब को धन्यवाद बोल रहा था, प्लीज। आप कहिए जो आप कह रहे थे, प्लीज। मेरा आपको मैं आप सबको इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि जो दर्जा जमा हो गई थी वो दूर हो गई आप इस तैयारी में। अच्छा। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम लोगों ने शायद आपने जो है कृतार्थ किया, समझिए, रियली मार्वलस। अब चैट बॉक्स में से जो ऊपर पार्टिसिपेंट्स में कुछ हैंड रेज हुए हैं, मैं बुला रहा हूँ। एक हैंड रेज और रखा है, नाम नहीं है, 605947। आप इंट्रोडक्शन दीजिए और आप प्रश्न पूछिए। 605947 आपका म्यूट कर दिया गया है। जिनका नाम की जगह आ रहा है 605947 आ रहा है। कई दिन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना नाम शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट इज इन दाई नेम। लेकिन आप अनम्यूट हो चुके हैं। आप मैं कहता पूछ नहीं रहे, या तो आप ही समझ आ रही तो चलिए, तब तक नेक्स्ट पूछता हूँ। प्रभात गुप्ता है चांदपुर से। प्रभात जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, आप अपने को अनम्यूट कीजिए उधर से। सर, शर्मा जी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करते हुए आदर पूर्वक कहना चाहता हूँ। अभी शर्मा जी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन की कॉपी आरटीआई के तहत प्राप्त कर लीजिए, लेकिन अथॉरिटीज इतनी बदमाश हैं। मैंने अभी एक रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीआई में डाला था कागजों के लिए, था जिसका डिस्प्यूट था, उसने किसी को किराए पर अपनी जगह दी थी, उसके किराएनामे में हेरा फेरी करके किसी तीसरे आदमी ने रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लिया उस जगह पर। तो उन्होंने लैंडलॉर्ड को कॉपी नहीं, पेपर नहीं दिए रजिस्ट्रेशन के, साधारण आदमी को तो क्या देंगे। मैंने उसकी अपील की है ज्वाइंट कमिश्नर एग्जीक्यूटिव के यहाँ। कल को मेरी डेट लगी हुई है। ये अधिकारी तो इतने बदमाश हैं कि मनमानी करते हैं। अब इसका रास्ता बताइए कि क्या करना चाहिए। क्षमा करें, मेरी बात को अन्यथा न लें। आगे आरटीआई लगेगा, पहले कागज ले लीजिए। वो कागज ले लीजिए। आप उल्टा लगा दीजिए कि ये कागज सही है कि गलत, बताइए। अच्छा, वो इस पर आप पर वो कहेंगे कहाँ से लाए, आप कह दीजिए उनको छड़े पे पड़े, विभाग गए तो पड़े हुए थे नीचे। अच्छा, वो आपको इस पर मजबूर नहीं कर सकते जब तक ये गलत डॉक्यूमेंट नहीं। अब बिल्कुल ठीक है, कल मेरे को अपील लगी हुई है, कल मैं जाऊंगा ज्वाइंट कमिश्नर जेसीई के यहाँ। अच्छा, आप कोई एफिडेविट मत दीजिए, क्योंकि आप पर व्यक्तिगत बात आएगी। आप क्लाइंट का एफिडेविट दिलाइए कि साहब ये कागज, क्लाइंट की ओर से ही सारी कार्रवाई चल रही है। हाँ, और फाइल कर दीजिए, फिर वो जवाब दे। वो कहें कि गलत है तो वैसा जवाब देंगे। ठीक है सर। क्योंकि विभागीय अधिकारी अपील वाला यथा संभव पुराना और अनुभवी होने के कारण तुरंत जान लेगा कि इस बार सर आगे फंसेगा। ठीक है सर, आप नहीं समझते बात, तो हमें इसी बात को सोचते हुए बचाते हुए काम करें। ठीक है सर, थैंक यू सर। इसके अलावा और किसी ने प्रश्न पूछना है तो वो ऊपर यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स बॉक्स में आके अपना हैंड रेस करते हैं, वहाँ नीले रंग का आइकन आता है और वहां से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। और इधर जो चैट बॉक्स में आ रहे हैं, चैट बॉक्स में लगभग क्वेश्चन एक जैसे ही है, वही जो बात हम चल रहे थे। इससे मुझे बहुत अनुभवी वकील बोल रहे हैं। एक मिनट प्रभात जी, हाजी खलील वाला केस आ गया। प्रभात जी अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज उधर से। ओके सर, सॉरी सर। इसके अलावा विपिन गुप्ता है आजमगढ़ से। इनका सुझाव आया है चैट बॉक्स में कि इट शुड बी सेंट बाय रिप्रेजेंटेशन टू द जीएसटी काउंसिल दैट सेलर परचेजर रिलेशनशिप इज नॉट रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट। ये विपिन आया है वहां से सुझाव। तो स्वागत योग्य सुझाव है। मैं 8 से 10 दिन के अंदर अंग्रेजी भाषा में इसी को लिख के आपको भेज दूंगा। आप एसोसिएशन के पैड से आगे बढ़ाएं और उसकी कॉपी स्टेट कमिश्नर को भी दें। ये 4-5 जगह जाएगी, मैं उसके एड्रेस दे दूंगा आपको।
ठीक है। उनके उनके नंबर भी दे दूंगा, तो 4-5 जगह भेजिए। अच्छा, जब आप ये फिर मुकदमा भी करे साहब, आप जवाब नहीं दे रहे, जब 2-3 बार हो जाए फिर हम मुकदमे से बच जाते हैं, इसीलिए वो शेयर हो जाए, कागजी शेयर जो है हमारे कागज में चबा जाते हैं, समझ करिएगा। एक इंटरेस्टिंग कमेंट आया है चैट बॉक्स में उत्तम सिंह जी का, उत्तम सिंह रावत जी का, कहते हैं कॉमन पोर्टल एज यू कॉल्ड इज शिखंडी, इट मींस नॉट अ कंप्लीट मैन, नॉट अ कंप्लीट वुमन। हाँ, मैंने मान रहे वो मान रहे आपकी बात को आगे बढ़ा रहे हो। उसके लिए थोड़ा संशोधन कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक शिखंडी कर दीजिए। ई शिखंडी, ई शिखंडी, सॉरी, ई शिखंडी, क्या नया नामकरण हो गया। अर्चना है, इन्होंने भी लगभग वही बात कही है, रिपीट करिए। कह रहा जीएसटी लॉ बाइंड अ रजिस्टर्ड डीलर फॉर एन एक्ट ऑफ हिज वेंडर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस टेम्परेरीली। सर ये जो बात आ रही है बार बार, मेरे मन में प्रश्न आ रहा था इसी को देखते हुए, वो ये था, हम ये बात कर रहे हैं कि जो इन्होंने वाइकेरियस लायबिलिटी जैसी चीज खड़ी करने की कोशिश करी है कि नॉन पेमेंट करे कोई भरे कोई वाले कॉन्सेप्ट पे है कि आपके सप्लायर ने नहीं भरा और उसकी लायबिलिटी आ रही है इधर। ये एग्जैक्टली वाइकेरियस लायबिलिटी के 4 कॉर्नर्स में आएगी या नहीं आएगी, ये डिबेट का प्रश्न है, लेकिन अनजस्टिफाइड इशू है, अनजस्टिफाइड तो है ही है। तो हम पहले तो हम कोर्ट जाने के पहले सारे कागज और सबूत मैं एफिडेविट के संबंधित अधिकारी को भेज दें, डाक से भी और व्यक्तिगत भी अगर हो सके, तो जब हम कोर्ट जाएंगे तो उनको नोटिस देंगे, तब तक हमारा इलेक्ट्रॉनिक सत्यानाश चेक कर देंगे। तो हमको इससे तभी मिलेगा जब हम पहले उन पर डिटेल सर्व कर दें और तब कहें इनको स्टे दिया, हमको स्टे दीजिए। तो जो मुकदमा दायर करने का मतलब कुछ नहीं है जब तक स्टे न मिले, तो वो हमको आईटीसी क्रेडिट नहीं देंगे। अब हम फिर पूंजी लाए कहीं से, इस पूंजी पे वो ब्याज भी नहीं देंगे, अपनी पूंजी को ले लेते हैं, लेकिन ये तो सेंटेंस में भी था। अब इसी सिलसिले में जो आपसे कहना चाह रहा था कि जब ये बात आई कि ये जस्टिफाइड है या अनजस्टिफाइड, तो मुझे एक चीज और ध्यान आ रही है, ये भी कहा जाता है कि देयर इज नो प्लेस फॉर इक्विटी अंडर टैक्स लॉज, ये भी चर्चा का विषय रहा है। बहुत जजमेंट है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दिस इज नॉट अ केस ऑफ इक्विटी। इसमें इक्विटी क्या होगी, इक्विटी की कोई बात ही नहीं है। इसमें बात यह है कि हमने पैसा, हमें अपना प्रूफ देना है कि साहब आप बताइए कि हमारे पर कोई आरोप नहीं है और आप जांच कर लीजिए, जब हमने पैसा दिया है तो हम हमारा पैसा हमको आप एडजस्ट करिए, जैसे करिए। इसमें इक्विटी वो प्रिंसिपल यहाँ लागू नहीं होगा, तो हमें उसी पे अटकना है। वो इक्विटी इट इज अनजस्टिफाइड। कहते साहब एक तरह के जो सामान है, एक ही तरह के जैसे सामान है, उसमें डिफरेंट रेट्स क्यों लग रहे हैं, ऐसा मुकदमे गए हैं कि सब इक्विटी में सब एक ही जैसे होने चाहिए। तो कहते हैं गवर्नमेंट का अधिकार है कि वो किसी भी वस्तु को भिन्न भिन्न वर्गीकरण करे और भिन्न भिन्न दर से लगाए, तो इक्विटी का प्रिंसिपल वही तक सीमित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां तक हमें ये इसकी बात आई टैक्स लेने की कि परचेजर ने नहीं जमा किया, हमने दे दिया, तो इसमें शायद ये भी हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये डबल टैक्सेशन नहीं हो गया, कहकर 2 बार टैक्स नहीं लिया जा रहा, एक बार मैं परचेजर को दे चुका हूं, सेलर को दे चुका हूं। एग्जैक्टली, आपने मेरी बात को पूरा किया, धन्यवाद। डबल टैक्सेशन है, लेकिन उस लेवल में नहीं जैसे डबल टैक्सेशन के केसेस गए सुप्रीम कोर्ट, ये फैक्चुअल डबल टैक्सेशन है कि हम जमा कर चुके, आपसे खुद जमा करा रहे हैं। तो हम आज के 301 का जो उल्लेख है उसके साथ ही ये होना चाहिए कि आप हमारी संपत्ति का अपहरण अनधिकार रूप से कर रहे हैं या गलत तरीके से कर रहे हैं। आप बाबू जी, आप एक चीज और बताने का कष्ट करेंगे, जहां इतना चर्चा हुई और हम सब लोग इस बात पे अग्री कर रहे हैं
कि यस अनजस्टिफाइड है, उसको टेक्निकल नाम हम इक्विटी दे, हम उसको टेक्निकल नाम अनजस्टिफाइड दे, नेचुरल जस्टिस दे या वाइकेरियस लायबिलिटी दे, जो भी टेक्निकल नाम दे, लेकिन है तो गलत। अब हम इसको चैलेंज करना चाह रहे हैं, किसी केस को बिल्डअप करना चाह रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही हो रहा है। मेरे पास नोटिस आया, अब मुझे इसको बिल्डअप के लिए क्या करना है ताकि मैं इसको नॉर्मल रूटीन से ले जाके सीधा हाई कोर्ट ले जा सकूं चैलेंज करने के लिए। नीचे तो कोई नहीं जाना है, हाई कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा, शुरुआत नीचे तो कोई करेगा ही नहीं, नीचे तो किसी ने करना नहीं है। तो उसको बिल्डअप करने के लिए हमें क्या ग्राउंड वर्क कर लेना चाहिए या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए ताकि हमारा केस और मजबूत हो। मुझे आप 2 दिन का 3 दिन का समय दे दीजिए, मैं कोशिश करूंगा एक राइट अप आपको भेज दूं। अच्छा, एट द मोमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड मन में क्या आ रहा है? मन में आ रहा है कि हमारा कथन यही होना चाहिए कि भाई हमें साबित करना है, प्रूफ देना है कोर्ट को रिट के साथ कि ये हम दे चुके, और उनको भी इसको देना है कि साहब अगर हमने नहीं दिया तो आप हमको मना करिए, ताकि अनावश्यक हमारा समय बर्बाद ना हो कोर्ट प्रोसीडिंग में। और हम स्टे दाखिल करें, स्टे ले लें। जब हम एक स्टे ले लेंगे तो दरअसल लाइन लग जाएगी, जैसा कि उच्च न्यायालय की परंपरा है, और जब ये लगेगा तो आपकी सुनवाई भी होगी, न्याय भी मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये अच्छा है कि तो केस बिल्डअप करने वाला बहुत पोजीशन है। और मुझे खुद भी इंटरेस्ट है, मैं 2-4 दिन में अंग्रेजी में बात कर दूंगा क्योंकि तभी हिंदी में सब वार्तालाप हो रहा है। मजा आएगा, ये तो बिल्डअप करने वाले केसेस हैं, यही फ्यूचर है जीएसटी में, यही वकील का काम है, प्रोफेशन का यही फ्यूचर दिख रहा है। इसके अलावा चैट बॉक्स में कमेंट्स आए, क्वेश्चन तो विशेष नहीं आया है। विपिन गुप्ता आजमगढ़ से फिर कह रहे हैं दिस इशू मस्ट बी चैलेंज्ड बाय द बार एसोसिएशन। अखिलेश गर्ग कह रहे हैं गवर्नमेंट एंड डीलर आर नॉट ऑन द सेम लेवल प्लेइंग फील्ड, GST laws keep government in unjustified position in many sections. सैयद फराद कह रहे हैं कैप्शन ऑन ICT should be increased in, सॉरी मैं टाइप ITC लिखना चाह रहे हो, शायद ICT लिखा गया। हाँ, क्वेश्चन उसके लिए क्योंकि बार एसोसिएशन सफर नहीं है तो आप पार्टी नहीं बन सकते। ये अर्चना जो है ये बार बार कमेंट कर रही है, तो मेरे ख्याल से इनका कमेंट लाइव सुना जाए। अर्चना जी, आपका माइक अनम्यूट कर दिया गया है, वीडियो ऑन कीजिए और 2 मिनट आप ये कमेंट दीजिए प्लीज। ये अर्चना के नाम से आया हुआ है, मैंने माइक अनम्यूट कर दिया है, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। आपको नमस्कार। नमस्ते, मेरा प्रणाम सर आपको। मेरे कैमरा में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो हो नहीं पाएगा। मैं चाहूंगी कि मैं अपनी थोड़ी सी बात रख लूं। सर, एक ये हो रहा है कि जो ये विकैरियस लायबिलिटी की बात हो रही है, ये तो पहली बार हम समझ पा रहे हैं कि इसको इस लेवल पे हम डिस्कस कर रहे हैं। नहीं तो अभी तक ये हो रहा था कि ऑफिसर हमारे को स्टैंड ले रहे थे कि ट्रेडर और वेंडर मिलके आपस में साठ-गांठ करके ITC का पैसा भी नहीं भरते, रिफंड भी ले लेते हैं और डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से उन्होंने कई सारे असेसमेंट करके रिफंड भी रिजेक्ट कर दिए हैं। अब दूसरा ये बनता है सर कि अगर ये रिट जो आपने बताई है, आपने जो सजेस्ट करी है, ये बहुत बड़ा होगा सर हमारे लिए, क्योंकि आज के दिन जो सीमलेस क्रेडिट की बात GST लॉ करता है कि हर है वो पास ऑन होनी चाहिए, हर कस्टमर तक पास ऑन होनी चाहिए, खाली फाइनल कस्टमर शुड बेयर द बर्डन ऑफ दिस। तो ये पूरी तरह है, ये उसका उल्टा है जो वास्तविकता में हो रहा है। हाँ। तो ये GST के बेसिक ऑब्जेक्ट को डिफीट कर रहा है। एग्जैक्टली। आपके से मुझे वाक्य मिला कि इट इज डिफीटिंग द बेसिक ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ इनेक्टिंग GST। जी सर। हाँ, अब आप आगे चलिए। सर, तो मेरे को वही थैंक यू आपको बोलना था कि आपने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव सजेस्ट किया है, और ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम देश के लिए थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके और ये जो लॉ में त्रुटि है इसको थोड़ा सा हम सुधार करने में हेल्प करें थोड़ा सा। हमको करना चाहिए, हमारा अधिवक्ता के रूप में दायित्व है और भारत के नागरिक के रूप में
कर्तव्य भी है जिसका आर्टिकल 51A में उल्लेख है। जी, थैंक यू सो मच सर, आपको मेरा प्रणाम फिर से सर। आप यशस्वी हो, दीर्घायु। थैंक यू अर्चना जी। अगला प्रश्न ले रहे हैं एडवोकेट सत्येंद्र जैन जी से। सत्येंद्र जी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए इधर से आप कर दिया गया, आइए प्लीज। प्रणाम सर। हेलो सर, मैंने सर लेट ज्वाइन किया और मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे मैंने अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दी और सेलर ने मेरा पेमेंट अभी तक नहीं किया है और वो मैंने बैड डेब्ट्स कर लिया, तो उस पे जो आईटीसी मैंने जो लाइबिलिटी डिस्चार्ज की वो वापस मैं रिवर्स में ले सकता हूँ क्या आईटीसी? फिर उसको क्या कोई रूल्स इस टाइप से मतलब है क्या? कैसे? कहीं है ही नहीं जी, ऐसा कोई इस पर प्रावधान नहीं है। आप रिवर्स मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं? नहीं सर, मैं रिवर्स में मैंने डायरेक्ट सेलर को सेल करा। हाँ। ठीक है सर, और अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दी सर, मैंने अपना टैक्स पे कर दिया सेल पे। ठीक है सर, आपने पहले पे कर दिया? किसको? नहीं मतलब मैंने सेल करी, मैंने गवर्नमेंट को टैक्स डिस्चार्ज कर दिया, मतलब अपनी लाइबिलिटी पे कर दी सर मैंने। पर मेरे मतलब जो रिटर्न्स में फाइल करके सर अपनी सेल दिखा के, हेलो, हाँ, सेल दिखा के, हाँ डिपॉजिट कर दिया। हाँ, टैक्स डिपॉजिट कर दिया, पर अभी तक का मान लो पार्टी ने पेमेंट से मुझे नहीं कराया मेरे सेलर ने, और मैंने उसको बैड डेट्स मान लिया। तो मैंने जो टैक्स पे किया उस सेल पे, क्या मैं मतलब उसको रिवर्स ले सकता हूँ सर? नहीं। आपने माल की डिलीवरी करा दी जी, अब आपको पेमेंट नहीं मिला तो ये आप दो पार्टी के बीच का झगड़ा, इसका जीएसटी कोई लेना देना नहीं। आप उसमें मुकदमा करिए अपने पैसे के लिए, जीएसटी का उससे कोई लेना नहीं। उन्होंने लिखा है आपका माल खो जाए, आपका माल बाढ़ में बह जाए, आपका माल नष्ट हो जाए, तब भी आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। जी सर, ठीक, थैंक यू सर। आप अगर बाद में कभी पूछेंगे तो हम आपको सेक्शन में बता देंगे। उन्होंने कहा किसी भी जो माल आपके यहाँ से निकल गया जी, संभव तो सेक्शन 17 देख लीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। आपका बिल बन गया, माल निकल गया, तो बात खत्म। ठीक सर, थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद सत्येंद्र जी। अपना माइक जरा म्यूट कर लीजिएगा उधर से। और मैं इसके बाद अंतिम प्रश्न के लिए ले रहा हूँ अखिलेश गर्ग जी को। अखिलेश जी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए उधर से, आइए प्लीज। आवाज नहीं आ रही अखिलेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, बहुत दबी हुई है, कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। नहीं आ रही है। आपने इसको स्पीकर पे हाथ रखा हुआ है, आप स्पीकर से हाथ उठाइए। हाँ, आप बेटर। अब आ रही है। The GST law has been enacted keeping in the mind that all the dealers are wrong one. तो क्या कोई this law has been enacted for the right dealers or the wrong dealers? क्या एक fiscal tax system is devised for the rightful persons or the wrongful persons? ये मैं जानना चाह रहा हूँ सर। ये देश का नहीं, हर राष्ट्र का दुर्भाग्य है कि जो नीति नियंता है उनकी जो नजदीकी है वो उन्हीं से जो नियम तोड़ने वाले हैं। जी जी, आपके बगल आपका एरिया का थाना होगा, कोई होगा जो भी, आप कभी थाने में गए, हैप्पी न्यू ईयर किया आपने? नहीं किया होगा। जी, क्योंकि आप भले आदमी, आपको थाने से कोई काम नहीं जी, पर अपराधी जाते हैं, उनको बराबर मिठाई भी देते हैं और उनको बधाई भी देते हैं। तो उन्हीं को जाहिर, हमारी सिस्टम ऐसा हो गया कि उन्हीं की सुनी जाएगी। जी जी जी, जो हकीकत है। जी जी, बाकी तो जब जीएसटी आया तो उन्होंने बहुत विज्ञापन दिए, इसमें आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितने नारे हैं,
वो बात सब पॉलिटिकल हो गई। जो यथार्थ है, अब ये नारा बार बार अभी गूंज रहा है, एक देश एक सब चीज एक, लेकिन माल आपका अगर दूसरे प्रांत में पकड़ा जाएगा तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। जी सर। ये खर्चा बढ़ गया और व्यापारी की दौड़ बढ़ गई, अपील वहीं से होनी है दूसरे राज्य में। जी ये क्या प्रावधान है, हमें इसको भी उठाना। बहुत अच्छी बात आपने उठाई है और मैं सेक्रेटरी साहब से कहूंगा इस पॉइंट को भी डेवलप करें। पहले जब माल रोक लिया गया उसको छोड़ने का पैसा जमा करा लें, लेकिन अपील वहां कराने का क्या मतलब? तो ये आप खर्चा बढ़ा रहे हैं। तो मैंने जो शुरू में बात कही थी मल्टीनेशनल, उनके लिए तो आदमी भेजना सरल है। अब दो पार्टनरशिप में दो जने, एक बाहर जाके अपील क्या बात जाएगा, आज गए बोले साहब नहीं है, फिर गए उन्होंने कहा अभी हम आज खाली नहीं मीटिंग है, तो ये बंद होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है अखिलेश जी जो आपने उठाई है और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मैं इसका भी नोट एसोसिएशन को भेजूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको भी धन्यवाद। सत्येंद्र जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। हाथ हैंड अब फाइनली जी ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, सब जो बात हो रहे हैं कि किन पे रिप्रेजेंटेशन देना है। श्योर सर। दिनेश प्रकाश जी का फिर हैंड आया है। दिनेश प्रकाश जी प्लीज आइए, अपना आइए। अरे मैं राय साहब की एक्सट्रीमिस्ट जिज्ञासा का जवाब देना चाहता हूँ। जरूर। अगर राय साहब सुन रहे हो तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो गवर्नमेंट के गजटेड ऑफिसर के खिलाफ कोई एफआईआर आईपीसी में नहीं की जा सकती है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कोई एफआईआर अगर की जा सकती है तो सेक्शन 197 सीआरपीसी के अंतर्गत गवर्नर से परमिशन लेकर की जा सकती है। राय साहब को चाहिए कि एफआईआर में वो जितने आरोप लगाना चाहते हैं उतने सारे आरोप लगाते हुए 197 सीआरपीसी के अंतर्गत एक प्रतिवेदन तैयार करके गवर्नर के सामने दाखिल करें और उनसे ये प्रार्थना करें कि इस अफसर के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलाने की इजाजत 197 में दी जावे। जब वो ये दरखास्त देंगे और उसकी रिपोर्टरी पार्टी चालू हो जाएगी तो लंबा हंगामा शुरू हो जाएगा। और हाँ, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सिंघल साहब ने कहा कि डायरेक्टर जो कंपनी का है उससे जो वसूली हो रही है वो क्या वाइकेरियस लायबिलिटी में नहीं आती? तो वो कतई वाइकेरियस लायबिलिटी में नहीं आती। वाइकेरियस लायबिलिटी हमेशा ऑटोमेटिक है, वो किसी चीज पर निर्भर नहीं है। यहां पर जो डायरेक्टर से रुपया लिया जाने की बात है वो कारपोरेट व्हील को अनवील किया जाना है, एक ऑर्डर होना है और एक ऑर्डर होने के बाद तब डायरेक्टर को पर्सनली जिम्मेदार ठहराना है और वो भी तब जब वो सरकमवेंट किया हो, उसने साइफन किया हो कंपनी का पैसा, तब डायरेक्टर से वसूला जाएगा जब उसका कारपोरेट व्हील अनवील हो जाएगा। मैं इन दो बातों को बस कहना चाहता था। पता नहीं क्यों आज मन हो गया बोलने का, बहुत खुजली मच रही थी। तो हमारा सौभाग्य है। हाँ, बहुत खुजली मच रही थी तो खुजली मैंने मिटाई है। आप लोगों को धन्यवाद। उत्तम बुद्धिजीवी का यही लक्षण है, उत्तम बुद्धिजीवी का यही लक्षण है। और आप तो ज्ञानी है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा यही से शुरू होती है। इसको जिज्ञासा नहीं, मैं आपको क्या बताऊंगा, आपको तो मालूम है तमाम चीजें। धन्यवाद शर्मा जी। एक वीरेंद्र कुमार रस्तोगी जी मेरे से बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनका प्रश्न जरूर ले लिया जाए। फाइनली वीरेंद्र जी आप आइए और फटाफट, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। वीरेंद्र जी प्लीज। अभी
मेरे भाइयों को नमस्कार। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी, प्लीज। हम सुन रहे हैं। मेरे सभी भाइयों को नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार रस्तोगी, एडवोकेट संभल से बोल रहा हूं। जो करे कोई भरे कोई का संबंध है, तो मैं डिपार्टमेंट की ओर से, रेवेन्यू की ओर से थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। रेवेन्यू की ओर से ये बोलना चाहूँगा मैं कि मेरे एक क्लाइंट ने, कानपुर के एक व्यापारी ने चंदोसी में रजिस्ट्रेशन लिया था और चंदोसी के उस रजिस्ट्रेशन पे उसने मैंथा ऑयल के टैक्स पेड के पर्चे खरीदे वेट में। वेट पीरियड में जो उसने पर्चे खरीदे और माल नहीं खरीदा, वास्तव में उसने माल नहीं खरीदा, पर्चे खरीदे, बैंक से उसने पेमेंट किया और पेमेंट करने के बाद जब ये बात देखी गई कि उस आदमी ने टैक्स जमा नहीं किया, उस व्यापारी ने कानपुर के, तो उस पर टैक्सेशन हुआ। टैक्सेशन होने के बाद मैंने ही वो केस ट्रिब्यूनल से छुड़ाया और हाईकोर्ट भी गया डिपार्टमेंट, मैं ही उसमें जीता। लेकिन मेरा कहना ये है कि रेवेन्यू का लॉस भी एक बहुत बड़ी चीज है। आज दिल्ली खारी बावली में अनेकों व्यापारी एक कॉकस बना के काम कर रहे हैं, जो 4-4 लोगों ने मिलके, 2-2 लोगों ने मिलके फर्जी फर्म बनाई है और मैं उसे बिल काटता हूँ, वो ए बी को बिल काटता है, बी सी को बिल काटता है, सी डी को बिल काटता है, बी ई को बिल काटता है, फिर ई जो है ए को बिल काटता है, ए फिर जो है सी को बिल काटता है। इस तरह से मार्केट में एक बड़ी भारी संख्या में बिल बिक रहे हैं और बैंक से ट्रांजैक्शन हो रही हैं। रेट ऑफ टैक्स 12% है और बिल 6% में बिक रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया। तो इस तरह के जो केसेज हैं, मैं समझता हूं कि इसमें रेवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। हमारा ये फर्ज है कि हम इस बारे में भी कुछ सोचें, क्योंकि बेड में एक व्यवस्था थी 21J कि अगर उसने टैक्स पे कर दिया है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मुझे वो केस भी याद है, सुरेंद्र ट्रेडर्स का केस था। तो इस तरह के मेरे पास भी कई केसेस थे और मैं सब में जीता हूँ। इसी आधार पर जीता हूँ कि परचेजर ने, जो मतलब सेलर था, मतलब मैंने उससे क्या कहते हैं माल परचेज किया है और मेरा टैक्स पेड का पर्चा है, उसने मुझसे टैक्स रियलाइज किया है। तो इससे ये पैदा होता है कि इस तरह का जो टैक्स इवेजन चल रहा है ऑल ओवर इंडिया, इसको भी रोका जाना चाहिए। ये मेरे विचार से इस के मद्देनजर ही ये इस तरह का लॉ बनाया गया है। आप लोगों की क्या राय है? अब ये तो जैसा हो आप बताइए। कोई भी टिप्पणी देने में असमर्थ हूँ। विभाग के, आपकी विभाग के प्रति चिंता एक अधिवक्ता के रूप में तो मैं उत्तम नहीं कहूंगा। हमारी चिंता मोवकिल के न्याय के प्रति होनी चाहिए। जिनको इसकी तनख्वाह मिलती है कि रेवेन्यू की रक्षा करें, ये उनका काम है और कानून भी वही बनाते, पालन भी वही करते हैं। तो हम उनके वही काम करें, ना तो हम सेटेक्स के किसी अधिवक्ता को नीचे ट्रिब्यूनल स्तर में प्रतिनिधि नहीं नियुक्त किया जाता, तो उनको तो कोई हमारी चिंता है नहीं। जबकि बाकी सब ट्राइब्यूनल में और कचहरी में अधिवक्ता विभाग का पक्ष भी दोनों पक्षों में होता है, तो हमको तो कुछ देखते नहीं है, सुनते नहीं है। हम उनकी जो सोचे, अगर आपका कोई पर्सन है तो आप जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू जी। आप अपने को म्यूट कर सकते हैं आप। आई थिंक अब हम इसको थोड़ा सा वाइंड अप करने की कोशिश है, समय काफी हो गया है। मैं अब अंत में फाइनली इसमें इनवाइट करूंगा राकेश अग्रवाल जी से, राकेश अग्रवाल जी को गाजियाबाद से। राकेश जी, आपका माइक अनम्यूट कर दिया मैंने इधर से, आप कीजिए और आज का जरा समय कम करने का कष्ट करेंगे आप। राकेश जी प्लीज, आप अपना माइक अपनी साइड से अनम्यूट कीजिए प्लीज। धन्यवाद विक्रम जी। वेलकम। मेरे आदरणीय बड़े भाई श्री नरेंद्र शर्मा जी और हम सबके वरिष्ठ प्रोफेशनल कुली श्री आदरणीय श्री नरेंद्र शर्मा जी ने जो विस्तार से वाइकेरियस लायबिलिटीज को व्याख्यात किया, नरेंद्र शर्मा जी की वाणी, उनका विस्तार से वर्णन हमें बहुत अधिक प्रभावित करता है कि हमें कुछ नया ज्ञान मिला।
जैसे आदरणीय श्री भरत जी को हम मानते हैं, उसी लेवल पे हम आदरणीय श्री नरेंद्र शर्मा जी को बार बार रखना चाहेंगे, बार बार लेके आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि हमें जितना ज्ञान वर्धन आसान शब्दों में आपसे मिलता है वो रियली रिमार्केबल और टुगेदर डिफरेंट। जैसा वैकेरियस लायबिलिटीज के संबंध में व्याख्या की, बीच में प्रिय साथी प्रिय भाई श्री दिनेश जी भी बोले कानपुर से कि सेक्शन 129 130 में वैकेरियस लायबिलिटीज आती हैं। बाकी और दूसरे सेक्शंस जो आईटीसी की बात है उसमें जो भाई साहब ने अलग अलग हाई कोर्ट्स के जजमेंट को कोट किया, दिल्ली हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, महाराष्ट्र हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, साथ साथ एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट किया उन्होंने श्रीमती मेनका गांधी के केस में कि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था, उसमें सुनवाई का मौका दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, प्रोविजन नहीं है, तब भी सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। यही केस हमारे मैटर्स में अगर हम रिट में अप्रोच करेंगे आरटीसी क्लेम को लेकर के, जो गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट कॉमन पोर्टल पे अलाउ नहीं करता है और उसके अगेंस्ट हम रिट करेंगे, वो हेल्प करेगा हमें, ये मेरा मत है। मैं आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो इस विस्तार से सरल शब्दों में वर्णन किया है, जो अरे कोई भरे कोई, ये बहुत मुख्य बात है, हमें बड़ी आसानी से समझ में आया। धन्यवाद, सबको प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद राकेश जी, आपने शर्मा जी का बहुत अच्छे शब्दों में धन्यवाद किया। और अब मैं कार्यक्रम को क्लोज करने के लिए अब मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद गुप्ता जी से कि वो आए और मीटिंग को फॉर्मली क्लोज करें। अरविंद जी। धन्यवाद। ये आज हम लोगों के लिए एक बहुत विशेष कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में ऐसा विद्वान बड़े भाई दिनेश जी ऐसे व्यक्ति आदरणीय राजस्थान लोगों का जो है नए रूप में हम लोगों के सामने आया है। एक सूचना मैं आप लोगों को दूं इसी संदर्भ में कि मैंने अभी एक अंतिम प्रतिवेशी कानून जिस कानून से उठाया सेंट्रल एक्साइज से, उसमें ये व्यवस्था थी कि अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। हमने अभी एक प्रतिवेदन माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा है, जीएसटी काउंसिल को भेजा है, इसमें यह आग्रह किया है कि अगर कोई अधिकारी भी कोई गलत कार्य करता है, विरुद्ध का विधान जीएसटी विधान न जाए, क्योंकि इसमें इस कार्य के प्राविजन पहले थे। हम आदरणीय शर्मा जी विशेष भारी हैं, जिन्होंने बहुत ही सरल विषय को और इतने सरल शब्दों में हम लोगों के सामने रखा। तमाम हमारे पास टिप्पणियां आ रही हैं लोगों के पास, ये वास्तव में इस और अति प्रशंसनीय है। ये हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। भाई साहब ने जो अभी ये कहा कि वो विभिन्न करना चाहिए, भाई साहब निश्चित मानिए आपके मार्गदर्शन में हम उस हर विषय पर कार्रवाई करेंगे। हम विशेष आभारी हैं बड़े भाई राकेश अग्रवाल जी के भी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपने विचार दिए। बहुत दिनों के बाद बोलते हुए उनको हमने सुना, दर्शन तो उनका रोज हो रहा था, हर वेबिनार में वो आ रहे थे। आप सभी लोगों को इस वेबिनार में आपके सामने आ रहे हैं, प्रयास हम करेंगे आप सभी लोगों का ज्ञान संवर्धन होता रहे। बैठक समाप्त की जाती है, हम सब फिर जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद। बैठक ये आदरणीय बड़े भाई नरेंद्र शर्मा जी का, बड़े भाई दिनेश जी का, राकेश भाई साहब का, आदरणीय राय साहब का, हमारे संस्थापक सदस्य श्री बंसल साहब का और सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार, सादर वंदन।